अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। लंदन में डबल डेकर बसें जो चलती हैं मशहूर ज़माना, वहाँ पे emergingpakistan.com के साथ साथ दो हमारी आला शख्सियात की तस्वीरें भी अब इमर्ज हुई हैं। नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और इस पे बहुत सारे लोगों ने ताज्जुब का इज़हार किया, किसी ने शौक़ का इज़हार किया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा आज का मौजू ये भी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के हवाले से दुनिया भर में और पाकिस्तान में जो जज्बात पाए जा रहे हैं, अक्सर मनफी जज्बात हैं, वो ठंडे कैसे होंगे, कैसे न्यूट्रलाइज़ होंगे, और आया मौजूदा सूरत हाल में ये जज्बात ठंडे हो भी सकते हैं या नहीं। उसकी एक वजह तो ये है कि लंदन में जिस अंदाज़ में डबल डेकर बसों पे ये आप देख रहे हैं इन इमेजेस में, दोनों भाइयों की तस्वीर हैं। एक भाई के ख़िलाफ़ तो यहाँ पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और उसी दिन यानी 16 अप्रैल को उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पे अपने ओहदे का हल्फ़ उठाया, और दूसरे यानी नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म वो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं। और बड़े ये ताज्जुब की बात है कि आया emergingpakistan.com के ये जो बैनर्स हैं इन बसों पे, वो उनके साथ इनकी तस्वीर और इस नौइयत के जिस किस्म की लीगल सूरत हाल का इन दोनों को सामना है, आया ये मुनासिब बात है। लेकिन यही कमाल है जनाब, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, जहाँ पे चापलूस ब्यूरोक्रेट कोई कसर नहीं छोड़ते अपने बॉसेस को खुश करने के लिए। और ये एक ऑडियो भी सर्कुलेट कर रहा है जो लंदन में मुकीम किसी पाकिस्तानी ने भेजा है, मालूम नहीं कौन साहब हैं, लेकिन आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ईद मुबारक। यार मुझसे रहा नहीं गया कि मैं एक मैसेज आपको दूं कि आज मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है और इतना अफसोस हो रहा है कि यार किस तरह की कौम ने किस तरह के लीडरों को चूज़ कर लिया है। और ढिठाई और हठधर्मी की इंतहा ये है कि लंदन में जो ये डबल डेकर बसेस हैं, उसके ऊपर जो एक हमारी कैंपेन चल रही थी बड़े अरसे से, पिछले 3 साल से, इमर्जिंग पाकिस्तान, जिसमें हम टूरिज़म को एक्सपोर्ट प्रमोट करते थे, टूरिज़म की पिक्चर होती थी, कल्चर की पिक्चर होती थी, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की पिक्चर होती थी। आज उसी बस के ऊपर इमर्जिंग पाकिस्तान के ऊपर टोटल ग्रीन और साथ 2 तस्वीरें। ये हमारा इमर्जिंग पाकिस्तान है कि ये दो बंदे की शक्ल दिखा के ये इमर्जिंग पाकिस्तान बना रहे हैं। यार मेरे तो दिमाग फट गया उनकी ये देख के कि हद होती है कि स्टेट के पैसे से अपनी मार्केटिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं। और इमर्जिंग पाकिस्तान टूरिज़म के लिए था, पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए था, कि ना कि इनके इमेज को बेहतर करने के लिए था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तस्वीर, सिर्फ, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। emergingpakistan.pk, लानत है आप इस कौम पे। एक तो वजह ये हुई कि पुराने पाकिस्तान में जिस अंदाज़ में हमारे हुक्मरान बिल्कुल शाही घराने के तौर पे कंडक्ट करते रहे हैं ख़ुद को, और यानी चूँकि आवाम का पैसा है, कौम का पैसा है जो टैक्सों के ज़रिए वसूल होता है, और कर्ज़े भी हैं उसमें शामिल, उसको आप इन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शख्सी तशहीर के लिए। और ज़ाहिर है उसमें वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात उन्हें अज़ीज़ हैं, उन्हें ये बात कतई अच्छी नहीं लगेगी। चाहे वो इमरान ख़ान की यहाँ पे तस्वीर हो, चाहे किसी की भी हो, कोई भी वेल मीनिंग पाकिस्तानी नहीं चाहता कि टैक्स पेयर्स मनी इस अंदाज़ में ख़र्च हो। अब एक और मसला जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान की फ़ौज को मुसलसल निशाने पे रखे हुए हैं, और बल्कि एक ख़त ओपन लेटर टू जनरल बाजवा व्हाट्सएप ग्रुपों पे सर्कुलेट कर रहा है। एक साहब हैं रिटायर्ड कर्नल सैयद अकबर हुसैन साहब, एक बलोच हैं वो, और उस अपने खुले ख़त में उन्होंने मौजूदा सूरत हाल की मंजर कशी करके
پاکستان کی فوج کے سربراہ کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے، جو کرنا ہے بس کر گزریں، پاکستانی عوام کے صبر کا اور ان کے حب الوطنی کا مزید امتحان نہ لیں۔ اس خط کا مقصد کرنل سید اکبر حسین کے بقول کسی کو بغاوت پہ اکسانا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے اور اسے اقوام عالم میں ایک قابل فخر رکن کے طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس ملک کو بڑی ذمہ دار اور سنسیئر مخلص قیادت چاہیے، اور وہ کام ان کرنل صاحب کے خیال میں پاکستان کی فوج کے سربراہ سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ اب تک جتنی بھی کنورسیشن ہوئی ہے اس میں 80-90% سے زیادہ بلکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ صورتحال کے تانے بانے جنرل ہیڈ کوارٹر سے ملتے ہیں، وہ رائٹ اور رانگ، لیکن پرسیپشن یہ ضرور ہے، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر پاکستان کو اس بھنور سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوجی قیادت ہے، جنہوں نے مشکل اوقات میں ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے، پاکستان کو غیر ملکی سازشوں سے بچایا ہے، اور موجودہ صورتحال بھی کچھ اسی قسم کے ایکشن کی متقاضی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور غصہ شاید کئی لوگوں کو، خاص طور پہ جو عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، ان کے ورکرز ہیں، فالوورز ہیں، ان کو اس بات پہ بھی ہے کہ ایک وزیر خزانہ آئے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، اور وہ کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ 5 مئی کو ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے IMF سے وعدہ کیا پیٹرول مہنگا کرنے کا اور 230-40 روپے فی لیٹر تک پہنچانے کا، مگر وہ وعدے سے پھر گئے، اور اس کی وجہ سے حکومت کو ماہانہ 102 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ IMF بہت بدنام ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ ارجنٹائن، چلی اور خاص طور پہ یونان کی مثالیں سب کے سامنے ہیں، جہاں پہ IMF کے پروگرام امپلیمنٹ کیے گئے اور اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک سیلاب آ گیا۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب کا جو طرز استدلال ہے، جو دلیل ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے IMF سے وعدہ خلافی کی اور پاکستان میں مہنگائی نہیں ہونے دی۔ اس طرح انہوں نے غریب آدمی کو، متوسط اور غریب لوگ جو ہیں، جو کم آمدنی والے، ان کو مہنگائی کے ایک نئے سیلاب سے بچایا۔ تو یہ بھی عمران خان کا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور کہ وہ غریب آدمی کو افراط زر کی نظر ہونے سے انہوں نے بچایا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کر کے۔ اور ظاہر ہے جب اگر حکومتیں جب آتی ہیں وہ اس طرح علل تللوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، غیر ملکی دورے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وفود ساتھ لے کے جاتے ہیں، پھر یہ جو آپ نے شروع میں دیکھا جس طرح لندن کی ڈبل ڈیکر بسوں پہ یہ بڑے بڑے اشتہار چھاپے گئے، اخباروں میں بھی چھپ رہے ہیں اشتہار، تو ظاہر ہے اگر اس قسم کے پیسوں، اس قسم کے کاموں پہ پیسے لگیں گے، عوام کا پیسہ، یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے، وہ ٹیکسوں کے ذریعے یا پھر عوام کے نام پہ، ریاست پاکستان کے نام پہ غیر ملکی قرضے لیے گئے ہیں، اور یہ اگر انہی کاموں پہ خرچ ہوتے رہیں گے خادم اعلیٰ یا خادم پاکستان کی خواہشات کے مطابق، تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ جو یہاں پہ غیر ملکی ترسیلات زر کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں، ان کا خیال ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو انہوں نے 2-2.5 ارب ڈالر بھیج رکھے ہیں، اور اپنے دوست احباب کو، فیملی کو پیسے بھیجتے رہے۔ انہیں تکلیف تو ہوگی کہ وہ پاکستان کی قیادت پہ، حکومت پہ اعتماد کر کے پیسے یہاں بھیجتے ہیں، اور اس کا استعمال اس انداز میں ہو رہا ہے۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک اور بات بڑی عجیب سی کی کہ عمران خان کے دور میں بجلی کا 1 میگا واٹ بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو معلوم نہیں کہ کیوں اتنے پڑھے لکھے اور بڑے زبردست ٹیکنوکریٹ ہیں عوام کو کسی حد تک گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو منصوبے پاکستان مسلم لیگ کے زمانے میں کمیشن ہوئے تھے چین کے ساتھ معاہدوں کے نتیجے میں، وہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران مکمل ہوئے۔ 5800 میگا واٹ کے یہ بجلی گھر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے مٹیاری کوئی 950 کلومیٹر طویل ہائی ٹرانسمیشن ایک لائن ہے جو بچھائی گئی ہے۔ اب
अलमिया ये है कि 5800 मेगावाट बिजली तैयार तो हो गई, तैयार पड़ी है, लेकिन हम उसे खर्च नहीं कर सकते क्योंकि पैदा नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत वो ख़रीद नहीं पा रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावारी सलाहियत है बिजली की, वो है तकरीबन कोई 36-37 हज़ार मेगावाट। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन या पैदावारी जो डिमांड है वो है तकरीबन 24.5 हज़ार मेगावाट। ट्रांसमिशन अगर तो ये मटियारी लाहौर वाली लाइन, ट्रांसमिशन लाइन अगर फ़ाल हो जाती है तो फिर 2-3 हज़ार मेगावाट मज़ीद इस पे जा सकेंगे। अदरवाइज़ हमारा जो निज़ाम है उसके तहत अब ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ट्रांसमिट हो सकती है 24.5 हज़ार मेगावाट। अब बाकी जितनी भी बिजली है उस पे हुकूमत को 1 मेगावाट पैदा किए बग़ैर, चाहे वो 10,000 मेगावाट है या 12,000 मेगावाट है, 50 से 60% तक कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, भले एक यूनिट भी ना पैदा हो। ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं करते। कोई हुकूमत, किसी हुकूमत ने भी ये बात नहीं की कि लाजमी आपको अब गर्दिशी कर्ज़ा इसी वजह से बढ़ रहा है, और गर्दिशी कर्ज़ा क्लियर करने के नाम पे ऐसे लग रहा है एक और साजिश बन रही है और एक और डाका पड़ने वाला है। पीपल्स पार्टी के दौर में सदर आसिफ अली जरदारी के एक सेक्रेटरी जनरल होते थे वजारत उनके ऐवान सदर में, सलमान फारूकी साहब। उस वक्त अफवाहें एक गर्दिश करती थी कि जितनी भी कंपनियों का गर्दिशी कर्ज़ा इकट्ठा होता है वो लोग सलमान फारूकी साहब के पास जाते हैं, उनसे डील करते हैं और उनका गर्दिशी कर्ज़ा क्लियर हो जाता है। फिर 2013 में जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी एक ही गो में 450 अरब का कर्ज़ा क्लियर कर दिया गया था इन वन गो। उसको उस वक्त कहा गया था कि एक डाका डाला गया है। और होता ये था कि इन कर्ज़ों की क्लियरेंस में जब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, अब किसी के ज़ाहिर है 50, 60, 70 अरब रुपये फंसे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है इसमें से कुछ उन लोगों को दे देते हैं जो ये क्लियर करने का सबब बन रहे हैं, तो कमीशन दे दी। अभी भी लगता है कुछ ऐसी ही एक साजिश तैयार हो रही है कि 2500 अरब का गर्दिशी कर्ज़ा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि इसमें वो 10-12 हज़ार मेगावाट का 50-60% भी शामिल है जिस पे हमें लाजमी पैसे देने पड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है पैसा। तो अब लग ये रहा है कि 800-900 अरब रुपए अगर आपने क्लियर कर दिए किसी न किसी तरीके से नए कर्ज़े लेके, अब तसव्वुर करें कि इसके ऊपर अगर 1% भी कमीशन हो जो बासर लोग हैं उनका, 8 अरब रुपए बनते हैं। यानी 8-9 अरब रुपए एक ही गो में 1, 2, 3, 4 लोगों की जेबों में चले जाएंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो 2008-9 से जो सिलसिला चला हुआ है गर्दिशी कर्ज़ों का, वो कहानी यही है कि कर्ज़ा इकट्ठा होता है और बाद में फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। जो IPPs यानी प्राइवेट बिजली घर जब मुश्किल में पड़ जाते हैं वो फिर मजबूर होते हैं रिश्वत देने पे। रिश्वत यही होता है, कमीशन होता है 1 या 2%। अब तसव्वुर कर लें कि अगर 800 अरब रुपए अभी फ़ौरी तौर पे क्लियर हो जाते हैं और उसकी खातिर मसनूई लोड शेडिंग भी की गई, मसनूई बिजली की कमी भी ज़ाहिर की गई। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त 36-37 हज़ार मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, बड़े आराम से 24-25 हज़ार 26 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन चूँकि पैसे नहीं हैं वापस देने के लिए, फंसे हुए हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में। इवन पुरानी जो कंपनियां थी जो उनको 15-20 साल हो गए, उनको भी कैपेसिटी चार्जेस के मद में किसी को तो 70% तक अभी भी दिए जा रहे हैं। चूँकि एक माफिया है ये भी, जो कि नेपरा के तहत काम करता है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत, उसमें सब लोगों के नुमाइंदे शामिल हैं। वो भी एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर दी है, कर गया है। तो दोस्तों सूरत हाल बड़ी गंभीर है और इस सूरत हाल में मिफ्ता इस्माइल साहब की आपने बातें सुनेंगे। असल बात वो आपको नहीं बताएंगे कि गर्दिशी कर्ज़ा क्यों बढ़ा है और इसको हम किस तरह से पे करेंगे, और इसकी ज़िम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है, इसलिए कि गुज़श्ता हुकूमत ने बग़ैर सोचे समझे 12-13 हज़ार मेगावाट के मंसूबे कमीशन किए थे। ये नहीं सोचा था कि इसको हम ट्रांसमिट कैसे करेंगे अगर ये ग्रिड में आ गई। ये भी नहीं सोचा था कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कितनी होगी। उसका ख़मियाज़ा अभी पाकिस्तानियों को
بھگتنا پڑے گا، اور یہ ایک ٹائم بم بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے عوام فوج کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، فوج کے سربراہ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں بھی اس تمام صورتحال سے مکمل آگہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاور سیکٹر کس طرح کام کر رہا ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ گیس سیکٹر کس طرح کام کر رہا ہے، کہاں کہاں سے پیسے کھائے جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام یہی ہوتا ہے، چاہے وہ ISI ہے، ملٹری انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس بیورو ہے۔ اس لیے بہت ساری امیدیں، توقعات پاکستان کی فوج سے ہیں کہ اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں جو بقول عمران خان انہیں غلطی کر لی ہے، تو غلطی کو ٹھیک کرنے کا بھی ان کے پاس ایک موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ آپ جلد از جلد ایسے نظام کی طرف جائے جو نئے انتخابات کی بنیاد پہ قائم ہو، تاکہ یہ روز روز کی بلیک میلنگ اور جو ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو۔